शालिनी पूजा की थाल हाथ में लिए करण के पास आई और उसने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर कुमकुम का तिलक किया, फिर अक्षत लगाकर उसके सिर पर डाले। बलराज ने भी आगे आकर उसे हार पहनाया। शोभा ने भी मुस्कुराते हुए नोटों की गड्डी से करण की नजर उतारी, पर ऋषभ वही एक तरफ खड़ा सबकी नजरों से बचते हुए शराब पी रहा था। तभी वनराज मुस्कुराते हुए बोले, अब जल्दी से दूल्हे को घोड़ी चढ़ाओ, बारात का टाइम हो गया है। जी डैड, रणवीर बोले और करण के पास आए। चले दूल्हे मियाँ, आपकी दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हल्के से मुस्कुरा दिया और रणवीर के साथ घोड़ी की ओर बढ़ने लगा। रणवीर उसे देखकर मन ही मन बोले, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि करण इस शादी से खुश नहीं है। कहीं कुछ तो ऐसा है जो इन्हें तकलीफ दे रहा है, पर क्या? तभी शांति ने आगे आकर घोड़े को गुड़ चना खिलाया और बलदेव ने नारियल फोड़ा और फिर रणवीर ने अपना हाथ करण की ओर बढ़ाया। करण उनका हाथ पकड़कर घोड़ी चढ़ गया, पर उसकी आंखों के सामने से मधु का रोता हुआ चेहरा जा ही नहीं रहा था। उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उसके घोड़ी चढ़ते ही सब लोग बारात में नाचते गाते आने बढ़ने लगे। तभी अतुल ने पूजा से पूछा, ये आरव कहीं नजर नहीं आ रहा? कुछ देर पहले तो यही था, आ जाएगा, पूजा ने अपने आसपास देखकर जवाब दिया। इधर आरव सबकी नजरों से बचते हुए मधु के कमरे में पहुंचा तो मीरा बेड पर बैठी रो रही थी, पर आरव को देखते ही वो गुस्से में उठकर उसके पास आई और उसका गला पकड़कर बोली, अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ ना आरव, आई विल किल यू। मीरा, क्या कर रही हो यार, मेरा गला तो छोड़ो, जान से मारोगी क्या मुझे? आरव अपनी गर्दन छुड़ाकर बोला तो मीरा फिर से बेड पर बैठकर रोने लगी। उसे रोते देख आरव उसके पास आकर बैठा और बोला, आई एम सॉरी मीरा, मैं जानता हूँ कि मधु भाभी का दिल तोड़कर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर मीरा हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और मुझे लगता है कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। करण भैया घोड़ी चढ़ तो गए हैं, पर मधु भाभी के लिए उनकी फिक्र छिपाए नहीं छिप रही है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मधु भाभी से बहुत प्यार करते हैं और इस वक्त जब वो एकदम अकेली हो गई है तो वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो सबके सामने उनका हाथ जरूर थामेंगे और अगर करण ने ऐसा नहीं किया तो? मीरा ने रोते हुए पूछा। आरव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, पर मीरा रोते हुए बोली, आरव आज मैंने मधु से वो सब कहा है जो उसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन भी है। अगर वो सच में करण की जगह रोहित से प्यार करती ना, तो उसकी कसम आरव, मैंने रोहित को एक पल में अपने दिल से निकाल दिया होता और उसका हाथ मधु को थमा दिया होता। आज जो कुछ भी मैंने उससे कहा उसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मधु से नजरें तक नहीं मिला पाऊंगी मैं जानता हूँ मीरा कि आज जितनी तकलीफ तुमने मधु भाभी को पहुंचाई है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई होगी, पर तुमने खुद वो वीडियो देखे है ना? उन सारे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि करण भैया और मधु भाभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों ही किसी न किसी वजह से अपने दिल की बात जुबां पर नहीं ला पा रहे हैं और उनके दिल की बात उनकी जुबां पर लाना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव की बातें सुनकर भी मीरा का रोना बंद नहीं हुआ तो आरव मुस्कुराते हुए बोला, मीरा मैं तो मधु भाभी को बहुत पहले ही अपनी भाभी मान चुका हूँ, इसलिए मैं उन्हें करण भैया की पत्नी बनाने में अपनी जान लगा दूंगा और मैं जानता हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर होऊंगा। एक मिनट, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने मीरा को अपना कैमरा दिखाया। ये देखो, अब शायद तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हम हमारे मकसद में आधे कामयाब हो चुके हैं। मीरा का रोना अचानक बंद हो गया और वो वीडियो देखने लगी। पहले इसके बाहर छतरी पर जो कुछ भी हुआ उसे वो सब नजर आ रहा था। तभी आरव फिर से बोला, मीरा अगर तुम मधु भाभी को ये बता भी देती कि करण भैया उनसे प्यार करते हैं, तब भी ये शादी नहीं रुकनी थी, क्योंकि मुझसे बेहतर तुम उन्हें जानती हो। वो इस तरह किसी की इज्जत का तमाशा बनाकर अपना घर कभी नहीं बसाती, इसलिए ये सब करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं थी। अगर मैंने तुम्हारी और ममता आंटी की बातें नहीं सुनी होती तो मुझे ये बात शायद पता ही नहीं चलती कि तुम रोहित को और रोहित मधु भाभी को पसंद करता है। पर जब मैंने छतरी पर रोहित और मधु भाभी की बातें सुनी तो मुझे इससे बेहतर और कोई रास्ता नजर नहीं आया ये शादी रोकने है। ये सब सुनकर मीरा परेशान होकर बैठ गई और बोली, आरव अगर करण मधु से प्यार करता है तो उसने ये बात आज तक मधु को बताई क्यों नहीं?
जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो उन लोगों में से तो नहीं है जो सिर्फ इस वजह से अपने प्यार से समझौता करें कि उसके किसी मिडिल क्लास लड़की से प्यार करने से उसके परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो फिर मधु से अपने प्यार का इकरार ना करने की वजह क्या है? वही तो मैं नहीं जानता मीरा, कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो भैया भाभी से इतना प्यार करने के बाद भी ये शादी कर रहे हैं। पर अब बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस एक बार करण भैया और रिद्धिमा की शादी रुक जाए फिर सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और उसे मधु अपने कमरे की ओर आती हुई नजर आई। वो तुरंत मीरा से बोला, मीरा जल्दी से सो जाओ, मधु भाभी यहीं आ रही है। मुझे निकलना होगा वरना वो मुझे देख लेगी। मीरा जल्दी से लेट गई और आरव उनके कमरे से बाहर आकर पिल्ले के पीछे छिप गया। मधु कमरे में आई तो उसने देखा कि मीरा अभी भी सो रही थी। उसने आकर मीरा का कंबल ठीक किया और फिर अलमारी के पास रखा अपना सूटकेस उठाया और अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में डालने लगी। आरव मौका पाकर वहां से चला गया। मीरा ने चुपके से आंखें खोलकर देखा तो मधु को पैकिंग करते देख वो मन ही मन बोली कि भगवान, लगता है ये तो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है, अब क्या करूं। मधु सूटकेस में कपड़े रख ही रही थी कि तभी स्वीटी वहां आ गई। वो मधु को फोन देते हुए बोली, मधु तुम अपना ये फोन रिद्धिमा के पास ही छोड़ आई थी। मधु ने चुपचाप फोन लिया और फिर से सूटकेस में कपड़े रखने लगी। ये देखकर स्वीटी ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो कल मुझे हिमांशु सर के साथ एक वेडिंग प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर के लिए निकलना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ, मधु ने जवाब दिया। तो स्वीटी मुस्कुरा दी। मधु तुम भी ना बहुत अजीब हो, पहले आज की वेडिंग तो हो जाने दो, पैकिंग तो कल भी हो जाएगी। चलो, बारात बस पहुंचने वाली है। वरमाला की रस्म के लिए मालाएं ना जाने कहाँ रखी हो गई है। श्रुति मैम ने तुम्हें बुलाया है। मधु ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना सामान समेटते हुए बोली, वरमाला मंडप के पास एक टेबल पर रखी हुई है, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। अगर वहां होती तो मैं यहाँ क्यों आती? तभी स्वीटी बोली। मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा तो स्वीटी फिर से बोली, मालाएं वहां नहीं है मधु, और बारात बस कुछ कदम की दूरी पर ही है। प्लीज जल्दी चलो, कहीं हमारी वजह से मुहूर्त न निकल जाए, प्लीज। मधु कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, ठीक है चलो। चलो ऐसे मधु चेंज तो करो, आज हम एक बहुत बड़ी शादी कराने जा रहे हैं और अपनी कंपनी को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर ऐसे जाओगी तो हमें आगे बड़े प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे? जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ प्लीज। मधु ने कुछ पल सोचा और मन ही मन बोली, मधु तू यहाँ काम करने आई थी और तुझे वो पूरी ईमानदारी से करना होगा। हिमांशु सर और श्रुति मैम तुझ पर कितना भरोसा करते हैं, तू उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। तुझे बिना करण के सामने आए अपना काम करना होगा। वो गहरी सांस लेकर स्वीटी से बोली, स्वीटी तुम चलो, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। स्वीटी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु ने अपने सूटकेस से अपने लिए एक साड़ी निकाली और चेंज करने चली गई। उसके जाते ही मीरा ने झांककर वॉशरूम की ओर देखा और उठकर बाहर आई। उसने तुरंत आरव को फोन किया, पर वो बारात में सबके साथ डांस कर रहा था, इसलिए शोर में उसे अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। मीरा खुद ही आरव के पास जाने लगी, पर जैसे ही उसने खुद को देखा तो उसके कदम रुक गए। डैडी आने वाले हैं, अगर उन्होंने मुझे कोक भवन में बैठी कैके के रूप में देख लिया तो 100 सवाल करेंगे। मुझे रेडी होकर जाना होगा, पर जब तक मधु रेडी होकर नहीं चली जाती मुझे फिर से सोने का नाटक करना पड़ेगा। इतना कहकर वो फिर से अपने कमरे में आई। आते ही उसकी नज़र मधु के कपड़ों के बैग पर पड़ी और उसे अपनी ही कही बातें याद आ गई जो उसने मधु से कही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उन कपड़ों को देखकर मन ही मन बोली, आई एम सॉरी मधु, मुझे पता है कि आज मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है, पर मैंने तुझे आज सिर्फ इसलिए रुलाया है ताकि आज के बाद तू जिंदगी भर सिर्फ मुस्कुरा सके, खुश रह सके और तुझे तेरा करण हमेशा के लिए मिल जाए। तू माने या ना माने, पर उस बाबा की कही हर बात सच हो रही है तो ये बात भी सच जरूर होगी। तुझे आज करण का साथ उम्र भर के लिए मिलकर रहेगा, और अगर तुझे तेरे हिस्से की खुशी देने के लिए मुझे कुछ वक्त के लिए तुझसे दूर होना पड़े तो मुझे मंजूर है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो तुरंत बेड पर सो गई। मधु ने आकर उसे कंबल ठीक से ओढ़ाया और आईने के सामने बैठकर रेडी होने लगी। खुद को आईने में देखकर उसे मीरा और ममता की कही बातें याद आने लगी।
उसने खुद को संभाला और अपने आंसू छिपाने के लिए मेकअप करने लगी। कुछ देर बाद वो रेडी होकर कमरे से चली गई। उसके जाते ही मीरा उठ बैठी। इधर बारात के पहुंचते ही व्यास फैमिली ने सबको फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। रोहित ने अपने हाथ आगे किए ताकि करण उस पर पैर रखकर घोड़ी से नीचे आ सके। करण ने उसकी ओर देखा तो उसे फिर से मधु का चेहरा याद आने लगा। उसने रोहित के पैर पर अपनी जूती रखी और घोड़ी से नीचे आया, पर उसकी नजरें मधु को तलाश रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि वो एक पिलर के पीछे खड़ी थी ताकि करण उसे न देख सके। ममता ने करण का तिलक किया और उसकी आरती उतारकर बोली, आओ बेटा। करण सबके साथ स्टेज की ओर बढ़ा तो गायत्री ममता से बोली, रिद्धिमा को ले आओ, वरमाला का वक्त हो रहा है। जी माँ, ममता ने इतना कहा और रिद्धिमा की सहेली को उसे लाने का इशारा किया। रिद्धिमा की सहेलियां उसे लेने के लिए चली गई। करण भी नजरें अभी भी मधु को तलाश रही थी। करण ठीक मधु के सामने स्टेज पर बैठा था, पर वो ना सामने आई और न ही उसने एक बार भी करण की ओर देखा। तभी कुछ लड़कियां रिद्धिमा को लेकर स्टेज की ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर उसकी फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर करण ने एक बार भी उसे नहीं देखा। उसके स्टेज पर आकर करण के साथ बैठते ही ममता ने हिमांशु को इशारा किया तो हिमांशु आहिस्ता से श्रुति से बोला, स्वीटी को फोन करके वरमाला लाने के लिए कहो, जल्दी। श्रुति ने तुरंत स्वीटी को कॉल करके वरमालाएं लाने को कहा तो स्वीटी ने एक थाल उठाया और मधु को पकड़ाते हुए बोली, मधु ये थाल लेकर हमें स्टेज पर जाना है, वरमाला का वक्त हो गया है। इतना कहकर उसने दूसरा थाल उठाया और आगे बढ़ने लगी, पर मधु वहीं खड़ी रह गई। स्वीटी ने कुछ कदम चलकर पलटकर मधु की ओर देखा, चलो मधु, यहाँ खड़े रहने की सैलरी नहीं मिलेगी हमें, चलो। मधु ने हिम्मत करके हाँ में सिर हिलाया और हाथों में थाल लिए सामने आई और नजरें झुकाए स्वीटी के साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगी। मधु को तलाश रही करण की नजरों ने जैसे ही उसे देखा तो अपनी आंखें बंद करके उसने सुकून की सांस ली। पर ऋषभ ने जैसे ही मधु को स्टेज पर आते देखा तो बलदेव के पीछे अपना चेहरा छिपाकर छिप गया। मधु स्वीटी के साथ स्टेज पर आई तो उसे देखकर ममता का पारा एक बार फिर से चढ़ गया, पर गायत्री और रोहित मुस्कुरा दिए। शालिनी और पूजा भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी गायत्री रिद्धिमा के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा करण को जयमाला पहनाओ। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी मधु की थाल से जयमाला उठाई और करण को पहना दी, पर करण की नजरें अभी भी मधु पर ही थी। पर रिद्धिमा के वरमाला पहनाते ही मधु ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे हटाए और ताली बजा रहे मेहमानों के पीछे खड़ी हो गई। राधिका ने स्वीटी की थाल से वरमाला उठाकर करण को थमा दी। करण हाथ में वरमाला लिए अभी भी मधु को लेकर परेशान था। तभी शालिनी उसकी बांह छूकर बोली, करण रिद्धिमा को वरमाला पहना। उनकी आवाज कानों में पड़ते ही करण रिद्धिमा को वरमाला पहनाने लगा, पर रोहित ने रिद्धिमा को ऊपर उठा लिया। सब हंसने लगे, लेकिन करण के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वही खड़े रणबीर सिर्फ करण को ही देख रहे थे। वो उसका चेहरा देखकर बोले, जरूर कुछ बात है। साले साहब स्टेज पर खड़े तो रिद्धिमा के साथ है, पर उनकी नजरें किसी और को ही देख रही है, पर किसे? रणबीर उस ओर देखने लगा जहां करण की नजरें थी, पर वहां इतने लोग थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि करण किसे देख रहा था। करण ने जैसे ही रिद्धिमा को माला पहनाई, सब बहुत खुश हुए। वरमाला की रस्म पूरी होते ही मधु साइड से स्टेज से नीचे आ गई और मीडिया दुल्हा दुल्हन के फोटो लेने लगी। फोटो सेशन होते ही करण और रिद्धिमा बैठ गए। बैठते ही करण की नजरें एक बार फिर मधु को तलाशने लगी। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई और स्टेज के ठीक सामने दूसरे स्टेज पर स्पॉटलाइट ऑन हो गई। उस स्पॉटलाइट के नीचे एक डांसर लहंगा चोली पहने नाच की मुद्रा में खड़ी थी। उसे देखकर सब मुस्कुराने लगे, पर करण ने उस डांसर को नजर उठाकर भी नहीं देखा। तभी गाना प्ले होने लगा, जुबा पर लागा लागा रे, नमक इश्क का। सब उस डांसर के डांस पर झूमने लगे, पर करण को अभी भी मधु का डरा हुआ रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। डांसर एक के बाद एक गानों पर डांस किए जा रही थी और सारे मेहमान उसके साथ झूम रहे थे, पर ऋषभ मधु की नजरों से बचते हुए उसे ही तलाश रहा था। तभी उसकी नजर मंडप के पास पंडित जी से बात कर रही मधु पर पड़ी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी ओर बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर मधु के आसपास घूम रहे करण के सिक्योरिटी गार्ड्स और आदि पर पड़ी तो उसने अपने कदम पीछे ले लिए और फिर से सबके बीच स्टेज पर आ गया।
तभी श्रुति मधु के पास आकर बोली, मधु शादी का मुहूर्त हो गया। ऊपर वाले जिस हॉल में शादी की रस्मों में लगने वाली सारी चीजें रखी हुई है, वही एक अलमारी के अंदर भगवान गणेश की सोने की मूर्ति और सिक्का रखा हुआ है। प्लीज उसे ले आओ, क्योंकि विवाह में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन होना है। ये लो अलमारी की चाबी। यस मैम। मधु ने चाबी ली और वहां से चली गई। इधर रोहित उसे ढूंढते हुए स्टेज पर आया और उसने एनी से पूछा, एनी तुमने मधु को कहीं देखा है क्या? वरमाला के बाद से वो कहीं नजर नहीं आई। रोहित ने जैसे ही मधु के बारे में पूछा तो करण तुरंत उसकी ओर देखने लगा। एनी ने तुरंत आरव की ओर देखा तो उसने उसे कुछ इशारा किया। एनी ऊंची आवाज में बोली, हाँ रोहित भैया, वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे की ओर गई है। रोहित तुरंत वहां से जाने लगा तो एनी फिर से बोली, पर रोहित भैया, मुझे लगता है कि मधु अपने कमरे में नहीं होगी, क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं उसके कमरे में गई थी तो वो अपना सूटकेस पैक कर रही थी। व्हाट? रोहित ने हैरानी से पूछा। मधु के जाने की बात सुनकर करण भी परेशान हो गया। एनी ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि पास ही अपने एक क्लाइंट से बात कर रहे ऋषभ ने भी ये बात सुन ली। तभी रोहित ने हैरानी से पूछा, मधु कहीं जा रही है, पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रही है, तो उसने जवाब में कहा, पता नहीं। बहुत परेशान भी लग रही थी बेचारी। उसे परेशान देखकर मैंने आगे उससे कुछ पूछा नहीं। आप एक बार जाकर देख लो, शायद अभी वो जाने के लिए निकली ना हो। इतना सुनते ही रोहित मधु के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। करण ने कुछ पल सोचा और वो भी उठकर जाने लगा, पर तभी रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो करण? करण ने बिना कोई जवाब दिए उससे अपनी कलाई छुड़ाई और मधु के कमरे की ओर चल दिया। रणबीर की नजरें करण पर ही थी, इसलिए उसके जाते ही वो भी उसके पीछे चले गए। तभी रिद्धिमा के फोन की बीप बजी। उसने अपना फोन देखा और वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। गायत्री ने जैसे ही उसे जाते देखा तो ममता से पूछा, ये रिद्धिमा कहाँ जा रही है? शायद चेंज करने जा रही होगी, शादी का मुहूर्त जो हो गया है, ममता मुस्कुराते हुए बोली। इधर ऋषभ अपने दोस्त हरीश को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर हरीश पर पड़ी और वो उसके पास आकर बोला, हरीश, मधु उदयपुर से जा रही है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उसके पैलेस से बाहर आते ही क्या करना है? बहुत अच्छे से पता है ऋषभ, हरीश तुरंत बोला। ऋषभ मुस्कुरा दिया, तुम यहाँ से निकलो, तब तक मैं और लक्की ये शादी रोकने का इंतजाम करके आते हैं। ओके। इतना कहकर हरीश वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषभ रिद्धिमा के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। इधर करण मधु के कमरे में पहुंचा, पर वो उसे वहां नजर नहीं आई। वो उसे ढूंढते हुए फिर से मेहमानों के बीच लौटा तो उसे मीरा नजर आई। उसने मीरा की बाह पकड़ी और उसे साइड में लेकर आया। मधु कहाँ है मीरा? मुझे नहीं पता, मीरा गुस्से में बोली और वहां से जाने लगी। पर तभी करण ने उसकी एक बाह पकड़ ली। मीरा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ कि तुम्हारी दोस्त मधु कहाँ है? मीरा ने फिर से उससे अपनी बाँह छुड़ाए और बोली, अब वो एहसान फरामोश लड़की मेरी दोस्त नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप खुद ही उसे ढूंढ लीजिए। अब वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तो वो कुछ घंटों पहले ही मर चुकी है। उसके इतना कहते ही करण गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोला, शट अप मीरा, जस्ट शट अप, अब एक और शब्द मत कहना। वो तुम्हारी वजह से इस शहर से जा रही है, क्योंकि तुमने उस पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो तुम्हें नहीं लगाने चाहिए थे। आज अगर तुम्हारी वजह से मधु को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मधु? ये मधु कौन है और करण उसके लिए इतने फिक्रमंद क्यों है? रणबीर ये सब सुनकर खुद से बोले। करण ने मीरा को घूरते हुए राघव को फोन किया तो मीरा उसे देखकर गुस्से में होने का नाटक करने लगी। राघव की कॉल रिसीव करते ही करण ने परेशान होकर पूछा, राघव, मधु कहाँ है? राघव तुरंत बोला, यही है सर, मेरी आंखों के सामने, आपकी शादी के मंडप में। मधु वहाँ है? करण ने हैरानी से पूछा। जी सर, अभी अभी हाथों में गणेश जी की मूर्ति लिए मंडप में आई है, पर आप कहाँ चले गए? यहाँ सब आपको ही तलाश रहे हैं। राघव के इतना पूछते ही करण की जान में जान आ गई। उसने मीरा को घूरा और फिर भागता हुआ अपनी शादी के मंडप में आ गया। मधु को मंडप में भगवान गणेश की मूर्ति के चारों ओर सजावट करते देख उसने गहरी सांस ली। तभी पंडित जी बोले, विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। जी पंडित जी। बलदेव ने आरव को करण को लाने का इशारा किया।
तो वो करण को बुलाने के लिए पलटा, पर तभी उसकी नजर उसके पीछे खड़े करण पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोला, भैया आ गए। इतना सुनते ही सबने करण की ओर देखा। मधु ने भी जैसे ही उसका नाम सुना तो उसके हाथ रुक गए। बलदेव ने मुस्कुराते हुए करण के सिर पर हाथ फेरा और बोले, आओ बेटा, शादी का मुहूर्त हो गया है। उन्होंने करण को विवाह की वेदी पर बैठा दिया। उसके बैठते ही मधु बिना उसकी ओर देखे वहां से उठ खड़ी हुई और श्रुति के पास आकर खड़ी हो गई। मैं अभी रिद्धिमा को लेकर आती हूँ, तभी पास खड़ी ममता बोली। शोभा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो वो रिद्धिमा को लाने चली गई। रणबीर ने मधु की ओर देखा और फिर करण की ओर देखने लगे, जो उसे ही देख रहा था। वो मन ही मन बोले, हमें करण की आंखों में इस लड़की के लिए प्यार और परवाह क्यों नजर आ रही है, और ये लड़की है कौन। रणबीर दोनों को देख ही रहे थे कि तभी राधिका उसके करीब से निकलकर जाने लगी। रणबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और पूछा, राधिका, ये ऑरेंज साड़ी वाली लड़की कौन है। राधिका ने मधु की ओर देखा और फिर गुस्से में बोली, ठाकुर साहब, ये आपका गांव नहीं है और न ही मधु वैसी लड़की है जिन लड़कियों में आजकल आपको जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी होती है। इसलिए यहाँ ऐसा कुछ मत करिएगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। रणबीर मुस्कुराते हुए बोले, हमें अच्छे से याद है राधिका कि हम इस वक्त अपने ससुराल वालों के बीच खड़े हैं, इसलिए ही तो एक अच्छे जमाई और जीजा होने का फर्ज अदा करना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने राधिका का मुंह पकड़ा और करण की ओर करके बोले, जरा वहां देखिए, आपके भाई की नजरें उस ऑरेंज कलर की साड़ी वाली लड़की पर है और उन्हें देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सब तमंचे की नोक पर उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ उस रईसजादी रिद्धिमा से करवा रहे हैं, जबकि उनका दिल तो उस साड़ी वाली लड़की के लिए धक धक कर रहा है। वैसे हमें ऐसा भी लग रहा है कि यही वो लड़की है जो तुम्हारे भाई के लिए बनी है, और हमें लगता है कि हमने इस परी को कहीं देखा है, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा है। राधिका ने ये सब सुनकर रणबीर का हाथ हटाया और बोली, उस लड़की का नाम मधु है और वो यहाँ करण की वेडिंग प्लान करने आई है। हमारे परिवार में भी उसे सब जानते हैं और अगर करण उससे प्यार करता तो वो हमें खुद बता देता। रिद्धिमा से शादी वो अपनी मर्जी से कर रहा है, किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं की है। रणबीर ने मधु को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जय हो महाकाल की, ये तो वही लड़की है जिसे करण ने सबके सामने टीवी पर अपनी पत्नी बताया था। राधिका ये सुनकर वहां से जाने लगी तो रणबीर उसे पकड़कर बोले, यार राधिका, हमें एक बात समझ नहीं आती कि हम भले शराब पीते हो, जोया से मिलने उनके कोठे पर भी जाते हो, पर तुम्हारी तो बहुत इज्जत करते हैं, तो हमसे इतनी नाराजगी किस लिए। ये सुनकर राधिका ने खुद को छुड़ाया और आंखों में आंसू भरकर बोली, अगर जोया से आपको इतनी ही मोहब्बत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की। रणबीर उसके आंसू पोंछते हुए बोले, तुम जवाब अच्छे से जानती हो राधिका, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं तुमसे कि दोबारा ये सवाल मत करना, क्योंकि जवाब तुम शायद सुन नहीं सकोगी। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने अपने आसपास मेहमानों को देखा और अपने आंसू पोंछ लिए। तभी रणबीर करण की ओर देखकर बोले, हम नहीं चाहते राधिका कि जो हम दोनों के साथ हुआ वो करण के साथ भी हो। ये सुनकर राधिका रोते हुए वहां से जाने लगी, पर रणबीर ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पास लाकर बोले, राधिका, हम जानते हैं कि हम आपके मुजरिम हैं, पर तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि हमने पति होने की सारी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। दुनिया तुम्हें हमारी पत्नी होने का दर्जा देती है, और उससे भी बड़ी बात कि हमारे होने वाले बच्चे की माँ भी तुम ही बनने जा रही हो। ये सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए बोली, इन सब के बावजूद भी आपके दिल में मैं नहीं, कोई और है। वैसे प्यार को खेल समझने वाले लोग जब किसी और की मोहब्बत के दर्द को समझने की बातें करते हैं तो बहुत फेक लगते हैं, जैसे कि मुझे आप लगते हैं। एक चली जाए आपकी जिंदगी से तो दूसरे के पास जाने में आप वक्त नहीं लगाते, और अगर आपको वक्त लगता है तो सिर्फ अपनी पत्नी के करीब आने में, है ना। रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो राधिका गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही रणबीर मन ही मन बोली, हमें माफ कर दीजिएगा राधिका, क्योंकि हम इस सच को कभी नहीं बदल सकते कि हमें जोया से बेपनाह मोहब्बत है, पर हम तुम्हें भी दुखी नहीं देख सकते। इधर मधु की नजर जैसे ही मीरा पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी, पर जैसे ही वो मीरा के पास आई तो वो गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु बुत बनकर वही खड़ी रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वो उदास होकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। करण विवाह की वेदी पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे बीती रात मधु का डरना याद आ रहा था। उसे नींद में मधु का ये कहना आ रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाए। उसे छतरी पर मधु का ये कहना याद आ रहा था कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एकदम अकेली हो गई है। वो मन ही मन बोला, नहीं करण, तू इस वक्त मधु को अकेले नहीं छोड़ सकता। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। आज अगर तूने रिद्धिमा के साथ 7 फेरे ले लिए तो तू मधु से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर तू चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मधु बिल्कुल अकेली हो चुकी है। मीरा उसका एकमात्र सहारा थी और अब वो भी उससे नाराज है। और वो आदमी जिसके बारे में तू अभी तक कुछ पता नहीं कर पाया है, वो इस मौके का फायदा उठाकर मधु को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। तू यूं मधु को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। तुझे उसकी खातिर उसका हाथ थामना ही होगा करण, वरना तू खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा और ना ही सुकून से जी पाएगा। तू भले ये नहीं जानता कि जिस इंसान से मधु प्यार करती है वो तू है या कोई और, पर तू उससे प्यार करता है और ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। वो भले तुझे ना अपनाए पर तुझे उसकी खातिर उसके करीब रहना होगा। तू उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता तू उसे अकेले। तुझे रिद्धिमा को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगनी होगी। उसे बताना होगा तुझे कि तू मधु से प्यार करता है, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता। वधू को ले आइए। तभी पंडित जी फिर से बोले तो पास बैठी गायत्री तुरंत बोली, बस आ ही रही है पंडित जी। वहीं खड़ी मीरा ने आरव के पास आकर पूछा, आरव अब क्या होगा? करण तो मंडप में आ बैठा है। मुझे नहीं लगता है कि वो मधु से प्यार करता है। अगर करता होता तो ये शादी कभी नहीं करता। ये सुनकर आरव करण की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वो ये शादी नहीं करेंगे मीरा। उनका चेहरा देखो, बस कुछ देर में वो खुद शादी का मंडप छोड़कर उठ खड़े होंगे। बस रिद्धिमा को मंडप में आ जाने दो। वधू को ले आइए। तभी पंडित जी एक बार फिर से बोले, पर तभी करण उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पगड़ी उतारी और मंडप में रखकर मधु के कमरे की ओर बढ़ने लगा। करण, करण कहाँ जा रहा है? शालिनी ने उससे पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सब करण को हैरानी से देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।